नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं गिरधर तंवर केवी क्लासेस में आपका स्वागत करता हूँ। आज अपन जो है 10th की जो प्रश्नावली है 3, उसके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है महत्वपूर्ण प्रश्न जो एमसीक्यूज टाइप का है, ये वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है और जिस प्रकार का भी मतलब महत्वपूर्ण प्रश्न बनेगा इसमें से वो अपन करेंगे। तो सबसे पहले इस चैप्टर के जो एक बेसिक आधार है, ठीक है ना, बेसिक आधार वो एक टेबल, एक सारणी है जिसमें रेखिक दो चर वाले रेखिक समीकरण की जो तीन अनेक अन्य स्थिति दे रखी अलग अलग है ना, तो उन स्थितियों पर अपन चर्चा करेंगे जिसमें अनेक हल का बता रखा होगा, एक हल का बता रखा होगा, इसमें कोई हल नहीं है ऐसा बता रखा होगा, तो उस पर अपन चर्चा करेंगे। जो एक बेसिक आधार है इस प्रश्नावली का, दो चर वाली रेखिक समीकरण, ठीक है ना, दो चर होंगे जिसमें, ठीक है, तो ये ध्यान रखना। सबसे पहले देखो सारणी का प्रश्न जो भी एक आएगा, चाहे वो खालिस्तान के अंदर आए, ठीक है ना, एमसीक्यू के अंदर भी आ सकते हैं, ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चन में भी आ सकते हैं, खालिस्तान में भी आ सकते हैं। तो टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है। ये टेबल आपका जो है ना बहुत सहायता करेगी आपको, इसको अच्छे से देखना, ठीक है। अब यहाँ पर देख लेते हैं, इसमें 3 ही रूप है इसके, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे रेखिक समीकरण युग्म, रेखिक समीकरण युग्म के अनुपातक तुलना, रेखिक समीकरण युग्मों के अनुपातक तुलना, फिर इसके अंदर आता है ग्राफीय निरूपण। ग्राफीय मतलब किस प्रकार का ग्राफ बनेगा ना, ग्राफीय निरूपण। उसके बाद बीजगणितीय निरूपण, फिर आता है अन्य नाम, अन्य, ठीक है। जो भी अभी इस चैनल पर नए जुड़े हैं तो उनसे मेरी गुजारिश है कि वीडियो अंत तक देखना और अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, आगे भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और इस वीडियो को पूरा अंत तक देखना ताकि ये जो टेबल है, सारणी है, इसके जो कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से आ सके, ठीक है ना। इसी टेबल के माध्यम से अपन आगे जो भी प्रश्न होगा वो सोल्व कर सकते हैं इसके माध्यम से, ठीक है ना। तो इसमें से एक प्रश्न उठ सकता है, मतलब इसी टेबल की जो समीकरण युग्म बता रहा है, तो इसमें युग्मों से मतलब अपने को पहचान हो सकती है कि उस समीकरण में कितने आंसर निकलेंगे, उस प्रश्न के अंदर हल संभव है या नहीं, अगर है तो कितने प्रकार के है। और कुछ प्रश्न ऐसे पूछे जा सकते हैं, 2 समीकरण दे देंगे, के की वैल्यू बताओ, के का मान बताओ, वो सारे टाइप्स के ना सब प्रकार के प्रश्न यहाँ पर अपन हल करेंगे, ठीक है। देखो रैखिक समीकरण वो भी कौन से, 2 चर वाली, ठीक है ना, जैसे x हो गया एक चर, एक हो गया y, इस प्रकार की जो रैखिक समीकरण है वो होती है रैखिक समीकरण, ठीक है ना, 2 घात वाली रैखिक समीकरण, 2 चर वाली रैखिक समीकरण, ठीक है। तो देखिए बेटा 2 चर वाली रैखिक समीकरण है। अब यहाँ पर ध्यान देना बेटा कि यहाँ पर अनुपातक तुलना, जैसे 1-2 समीकरण होगी, जैसे मैंने ये दे दिया, एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, जैसे यहाँ पर दे दिया समीकरण 2x 5y, ठीक है, और यहाँ दे दिया 10, और तो यहाँ पर ये जो x का गुणांक है, साथ में x का जो गुणा कर रहा है अंक वो a1 की वैल्यू है, और y के साथ जो गुणा कर रहा है वो b1 की वैल्यू है, इधर वाला बराबर के बाद RHS वाला c1 की वैल्यू है। ये समीकरण 1 होगी, तो अपन इसको बोलेंगे a1, ये a2, ये c1। ठीक इसी प्रकार से मान लो आपका ये आ गया, तो ये 4x ये पहली समीकरण है, ये दूसरी समीकरण है, तो पहली समीकरण के अंदर तो a1, दूसरी समीकरण में a2, पहली समीकरण में b1, दूसरी समीकरण में b2, पहली समीकरण में c1 और दूसरी समीकरण में c2। तो ये a1 a2 b1 b2 c1 c2 का मतलब हुआ a1 जो है b1 है, a1 b1 और c1 जो है पहली समीकरण से प्राप्त हुए और a2 b2 c2 जो दूसरी समीकरण से प्राप्त हुए हैं। तो अपन यहाँ पर इनके अनुपातों की तुलना करेंगे, जो यहाँ पर एक जोड़ा बनेगा, देखो इस प्रकार से जब इन दोनों समीकरण तुलना करेंगे तो इसी प्रकार से समीकरण बनेगी, तो उनकी तुलना करनी होगी, तो वहां पर ये समूह बनेगा a1 a2 b1 b2। जब ये दोनों जोड़े बराबर नहीं हो तब कंडीशन क्या बनेगी, ठीक है ना। दूसरी कंडीशन होती है जब दोनों समीकरण है a1 a2 b1 b2 और c1 c2 जब बराबर हो, ये वाला जोड़ा भी बराबर आ रहा है आपका, ठीक है, और यहाँ पर भी ये भी अनुपात बराबर आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर अगर a1 a2 b1 b2 का अनुपात बराबर नहीं आ रहा है, पहला समूह पहला जोड़ा ही बराबर नहीं आ रहा, तो बाद वाले c1 c2 के इग्नोर कर देंगे, उसको नहीं देखना। पहला बराबर नहीं है ना तो बस यहीं पर समाप्त हो गया, यहाँ से निकल के आ जाएगा अपना आंसर, ठीक है ना, क्या है कल होगा।
और यहाँ पर तीनों बराबर होंगे। तीसरी कंडीशन है अपनी A1 A2 B1 B2 C1 बटा C2। इसमें क्या होगा, ये तो बराबर होगा लेकिन ये वाला बराबर नहीं होगा, ठीक है ना, ये वाला बराबर नहीं होगा। तो वापस रिपीट कर देता हूँ, तीन स्थितियां हैं, ठीक है ना। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्मों के अनुपातों की तुलना के लिए तीन स्थिति है। पहली स्थिति है पहला जोड़ा समान नहीं होगा, बराबर नहीं होगा। दूसरी स्थिति पहला जोड़ा दूसरा जोड़ा सब बराबर होंगे, ठीक है ना। इसमें पहला जोड़ा तो बराबर होगा लेकिन दूसरा वाला जोड़ा बराबर नहीं होगा। तो ऐसी स्थिति में किस प्रकार का ग्राफ बनेगा, किस प्रकार के हल होंगे और अन्य क्या नाम हो सकते हैं, तो देख लेते हैं। जब इस प्रकार का पहला जोड़ा बराबर नहीं होता है तो यहाँ पर ग्राफ जो बनेगा प्रतिच्छेद वाला बनेगा, काटने वाला प्रतिच्छेदी ग्राफ बनेगा। कौन सा बनेगा, प्रतिच्छेदी। तो लिख देंगे प्रतिच्छेदी रेखा, प्रतिच्छेदी रेखा वाला ग्राफ बनेगा, ठीक है ना। दूसरा, जब ये तीनों बराबर हो, ये दोनों जोड़े बराबर हो तो ग्राफ बनेगा आपका समपाती, एक के ऊपर एक। मतलब पहले समीकरण के हल से जो ग्राफ बना है और दूसरे समीकरण के हल से जो ग्राफ बनेगा वो भी इसके ऊपर ही आएगा। इसको बोलते हैं समपाती रेखा, एक के ऊपर एक बनना, एक ही लाइन के ऊपर दूसरी लाइन का आना, एक रेखा पे दूसरी रेखा, समपाती, समपाती रेखा, ठीक है। और इसके अंदर पहला जोड़ा बराबर है लेकिन दूसरा जोड़ा बराबर नहीं है, तो इसका मतलब हुआ समांतर, आमने सामने वाले। यहां पर ग्राफ बनेगा समांतर वाला, समांतर रेखा, ठीक है बेटा। तो ग्राफ रूप ये हो गया, जब पहला जोड़ा बराबर नहीं आएगा तो प्रतिच्छेद वाला बनेगा, जब सारे बराबर हो तो संपाती एक के ऊपर एक वाला बनेगा, पहला बराबर हो दूसरा बराबर नहीं हो तो समांतर वाला बनेगा। अब आते हैं बीजगणित रूप। बीजगणित का मतलब होता है x और y के मान क्या होंगे, कितने होंगे, होगा या नहीं होगा, वो वाला, ठीक है ना। तो देखना, जब पहला जोड़ा बराबर नहीं है तो इसका मतलब ये प्रतिच्छेद होगा काटने वाला, और काटना मतलब एक बिंदु पे काट रहा है, इसका एक हल होगा। एक हल बोल सकते हो या अद्वितीय हल बोल सकते हो, अद्वितीय हल, यूनिक सॉल्यूशन बोलते हैं, अद्वितीय यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है। और यहाँ पर संपाती, तो देखो जब यहाँ पर ग्राफ एक ही बिंदु पे काट रहा है इसलिए एक हल है। और यहाँ पर देखो एक रेखा पे दूसरी रेखा ही है, एक रेखा थी, ये रेखा थी, इसके ऊपर दूसरी रेखा की, इसका मतलब एक रेखा दूसरी रेखा को हर एक बिंदु पर छू रही है, मतलब अनेक बिंदु पर छू रही है, जगह 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 देखो हर जगह पर इसको छू रही है, हर जगह प्रतिच्छेद कर रही है, इसलिए इसको बोलेंगे अनेक हल होंगे, इसको बोलेंगे अनेक हल होंगे। और यहां पर देख लीजिए, जो रेखा है आमने सामने समांतर, समांतर रेखा वो होती है जो एक दूसरे समूह होती है और कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करेगी। तो यहाँ पर कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करेगी, इसका मतलब जब तक प्रतिच्छेद नहीं करेगी कोई हल नहीं होगा। जब एक बार प्रतिच्छेद हो रहा था तो एक हल था, और अनेक जगह पर प्रतिच्छेद हो रहा है, यहाँ पर अनेक जगह पर प्रतिच्छेद हो रहा है तो अनेक हल है। यहाँ पर एक जगह भी प्रतिच्छेद नहीं होगा, इसका मतलब कोई हल नहीं, कोई हल नहीं। देख अब चलते अन्य। अन्य क्या नाम हो सकते हैं इस ग्रुप के? अन्य का मतलब जब एक हल होगा, ध्यान रखना, जब हल एक हो चाहे हल अनेक हो, अगर हल हो रहा है तो उसको बोलेंगे संगत हल। एक हल है तो भी संगत हल बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? संगत हल, संगत हल। या अनेक हल हो रहा है फिर भी क्या बोलेंगे? संगत हल। या कोई हल नहीं, कोई हल नहीं, तो बोलते हैं, इसको बोलते हैं असंगत हल। इसको बोलते हैं असंगत हल। और इसके नाम देखो, ये एक दूसरे काट रहे हैं तो एक इसका अन्य नाम होता है अविरोधी। क्या बोलते हैं? अविरोधी, अविरोधी, इसका ये भी नाम होता है अविरोधी, ठीक है। एक और भी नाम है इसका, इसका बोलते हैं अविरोधी। इसका अनेक हल होता है, इसको बोलते हैं आश्रित। क्या बोलते हैं? आश्रित। आश्रित कैसे हुआ कि जब तक एक रेखा दूसरी रेखा पर, एक रेखा दूसरे रेखा को प्रतिच्छेद नहीं करेगी, मतलब यहाँ पर जब प्रतिच्छेद करती है केवल एक ही है, एक जगह काट रही है, इसका लिए अविरोधी, कोई विरोध नहीं, एक जगह प्रतिच्छेद कर रही है। लेकिन यहाँ एक रेखा पे दूसरी रेखा आ रही है, इसका मतलब ये तभी अनेक हल तभी संभव है जब एक रेखा पर दूसरी रेखा होगी, मतलब एक रेखा दूसरे पर डिपेंड है, आश्रित है, मतलब एक रेखा पर दूसरी रेखा आएगी तब भी अनेक हल होंगे, अन्यथा नहीं होंगे, इसलिए आश्रित बोलेंगे, आश्रित, ठीक है ना। तो ये ध्यान रख लेना, वापस रिवीजन हो जाए। देखो पहला जोड़ा बराबर नहीं आएगा तो प्रतिच्छेद वाला,
प्रतिशत वाला ग्राफ बनेगा, और प्रतिशत वाला है तो एक हल होगा, और एक हल होता है तो असंगत हल भी होता है, और इसको बोलते हैं अविरोधी। ठीक है, जब सारे बराबर हो तो इसका मतलब एक रेखा पर दूसरी रेखा, एक रेखा पे दूसरी रेखा आएगी, उसको बोलते हैं संपाती रेखा, और ये अलग अनेक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, इसको बोलते हैं अनेक हल। और अनेक हल चाहे एक हल हो चाहे अनेक हल हो, उसको क्या बोलते हैं, संगत हल, और इसका अन्य नाम क्या है, आश्रित हल। ठीक है ना। फिर जब पहला जोड़ा बराबर है लेकिन दूसरा जोड़ा बराबर नहीं है, तो जो ग्राफ बनेगा वो समांतर वाला बनेगा, और समांतर के अंदर कोई प्रतिच्छेद नहीं हो रहा, इसलिए कोई हल नहीं है, और कोई हल नहीं है उसको बोलते हैं असंगत। ठीक है बच्चों, ये टेबल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ये टेबल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस टेबल के माध्यम से क्या क्या बता सकते हैं, देखो 3 प्रकार से प्रश्न मांग सकते हैं। नंबर 1, आपको प्रश्न पेपर के अंदर क्या होगा, इस प्रकार समीकरण दे देगा, जैसे ये दे दी समीकरण 2x + 5y = 10, और यहाँ दे दिया 4x + 10y = 15। यहाँ पर समीकरण को देके बताइए किस प्रकार का ग्राफ बनेगा, प्रश्न ऐसा आ सकता है। तो अपन क्या करेंगे, a1 यहाँ देखेंगे, a1 a2 2/4, फिर लिखेंगे b1 और b2, ये लिख लिया। उसके बाद में c1 मैं यहाँ लिख देता हूँ इसको, देखो इसका हल करके दिखा रहा हूँ। मान लीजिए ये आया a1 a2 b1 b2 c1 और c2। अब देखो इसको काट रहेंगे तो क्या हुआ, 1/2 1/2, और ये 5 पर से 2 बार, ये 3 बार, तो इसका आंसर क्या कट कटा गया, कट कटा गया आंसर 1/2 और यह है 2/3, 5 पर से 3। तो देखो ये वाला तो बराबर है, ये वाला बराबर नहीं है, तो ये वाला रूप कैसा होता है, देखो बराबर, पहला जोड़ा बराबर है दूसरा बराबर नहीं है, मतलब ये वाला जोड़ा लग रहा है। अब इस स्थिति के अंदर प्रश्न क्या पूछेगा, किस प्रकार का ग्राफ बनेगा, तो बोलेंगे समांतर वाले बनेगा। पूछ लेगा प्रश्न ऐसे घुमा करके, इस समीकरण कितने हल होंगे, तो अपन ने देख लिया यहाँ पर कोई हल नहीं होगा, समांतर है, यहाँ पर ये जोड़ा बना है, इसमें कोई हल नहीं होगा। ठीक है ना। फिर बोल देंगे कि ये किस प्रकार का हल होगा, तो असंगत हल होगा, इसका क्या होगा, असंगत हल। ठीक है ना। तो इस प्रकार से प्रश्न बन सकता है। या फिर प्रश्न ऐसा बनेगा, क्या आपको ये वाला दे देगा, ऑब्जेक्टिव ऐसा आ सकता है, ये वाला रूप दे दिया और ऑप्शन देंगे किस प्रकार का ग्राफ बढ़ेगा। ऑप्शन ए प्रतिच्छेदी, ठीक है ना, ऑप्शन बी संपाती, ऑप्शन सी समांतर, या ऑप्शन डी कोई नहीं। तो आपको ये वाला ग्रुप याद है, इसके अंदर संपाती बनता है तो वो राइट टिक करेंगे। ठीक है ना, ये ध्यान रखना। इस प्रकार से भी पूछ सकते हैं और इस प्रकार से भी आ सकते हैं। एक समीकरण दे दी, ठीक है ना, समीकरण के अंदर अपने को 2 समीकरण दे दी और वहां पर अपने को k का मान पूछेगा और बोल देगा उसके अनेक हल है। ठीक है ना, अनेक हल है। मान लीजिए यहाँ k का मान दे दिया, या फिर आपका मान k मान यहाँ दे दिया इस जगह, या फिर यहाँ दे दिया k का मान, या k यहाँ दे दिया, मतलब समीकरण में कहीं पर भी k रख देगा और आपको पूछेगा k का मान बताइए, और आपको समीकरण जो रेखिक समीकरण है उसके लिए जो युग्म है बता देगा, कौन सा युग्म है बोल देगा। ये वाला बोलेगा कि ये वाला बोलेगा, बहुत बता देगा किस प्रकार के, बोल देगा कि एक हल है, एक हल है तो इसका ये वाला जोड़ा लगेगा। अगर बोल देगा अनेक हल है तो इसका अपन इस जोड़े का यूज करेंगे और के का मान निकालेंगे। तो कहने वाले ये जो सारणी है, टेबल है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। 100% इसी टेबल में से कोई ना कोई एक प्रश्न उठेगा, चाहे वो ग्राफ किस प्रकार का बनेगा ये पूछेगा, या फिर बनेगा हल कितने होंगे ये पूछेगा, और जो के का मान बताओ, पी का मान होता है, इससे सवाल होते हैं ना, उसमें भी इसी टेबल के जो ग्रुप है ये वाले समीकरण इनका यूज होगा। ठीक है, नोट कर लीजिए। अब नेक्स्ट चलते हैं, इसी टेबल पर आधारित कुछ प्रश्न और इस चैप्टर के जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है वो लेके आएंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट नोट करें। तो देखिए बच्चों, टेबल करने के बाद उसी टेबल के साथ कुछ ना कुछ प्रश्न इसके सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है ना। जो अभी अपन ने टेबल के ना सारणी की है, वो सारणी के अंदर जो भी समीकरण युग्मक के लिए बता रहा था ना, वो सारे बहुत काम के हैं, क्योंकि इसके द्वारा देखो कितने क्वेश्चन सॉल्व होंगे देखना है। जैसे पहला प्रश्न कह रहा है कि रेखिक समीकरण युग्म, अब युग्म कौन से, कोई बताए थे ना, रेखीय समीकरण के युग्म बोले, मतलब 2 समीकरण होगी, समीकरण 1 होगी, ठीक है ना, और एक समीकरण 2 होगी, जिसमें a1 इसमें a2 होगा, इसमें b1 इसमें b2 होगा, इसमें c1 और c2 होगा। एक समीकरण के अंदर a1 a1 b1 c1 मिलेगा, दूसरे समीकरण से अपने को a2 b2 c2 मिलेगा। ठीक है, यहाँ जैसे अपने को समीकरण दे रखी है, देखो पढ़ लेते इसको अच्छे से। ये पहली समीकरण और ये दूसरी समीकरण। पहली समीकरण 9x 3y 12 है, 18x + 6y + 24 से दूसरे समीकरण के अंदर है। इसके हल होंगे, कितने हल होंगे, अब अपने को क्या करना पड़ेगा, पहली समीकरण और दूसरे समीकरण में a1 a2 b1 b2 c1 c2 में अनुपातों की तुलना करनी पड़ेगी। अब अनुपातों की तुलना 3 प्रकार से थी, है ना। जब पहला जोड़ा a1 a2 b1 b2 बराबर नहीं है तो क्या होगा, प्रतिच्छेद होगा, एक हल होगा, है ना। इस प्रकार की तुलना वाले की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो अभी जैसे अपन करते हैं इसकी तुलना, जैसे मैं देख पा रहा हूँ इसके अंदर x के साथ
क्योंकि व्यापक रूप ये होता है समीकरण का, दो चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप ax प्लस by प्लस c, ठीक है, ये व्यापक रूप होता है। तो x के साथ सदैव a दिखेगा, y के साथ b दिखेगा, और जो अचर संख्या होगी केवल संख्या उसको c बोलेंगे, ठीक है। तो देख लेते हैं, x के साथ a1, तो यहाँ हो गया a1 और यहाँ पर a2 18, ठीक है। फिर b1 b2 और c1 c2 लिख लेते हैं। a1 ये रहा 9 पहले समीकरण में, और ये रहा a2 दूसरे समीकरण में, a1 9 दूसरे समीकरण में, a2 18, b1 ये रहा 3, प्लस का तो प्लस में लेना है, माइनस का तो माइनस में लेना है, 3, ये रहा b2 6, c1 ये रहा 12 प्लस का, और c2 ये रहा 24 प्लस का। 9 के पार्ट से एक बार, 9 के पार्ट से दो बार, 3 के पार्ट से एक बार, 3 के पार्ट से दो बार कट गया, 12 के पार्ट से एक बार, 12 के पार्ट से दो बार कट गया। तो क्या आंसर है, 1/2 1/2 1/2, ये सारे अनुपात बराबर है। तो इसका मतलब यहाँ सब में बराबर का चिन्ह लगेगा। तो ये इस प्रकार यहाँ जब बराबर आ रहा है तो अपने को ये वाला रूप प्राप्त हुआ, कौन सा, a1 a2 b1 b2 c1 c2 सभी अनुपात बराबर है। तो इसका मतलब जब सारे अनुपात बराबर होते हैं तो उसके लिए कौन सा हल होता है, इसके लिए सबसे पहली बात होती है संपाती ग्राफ बनता है। कौन सा, संपाती ग्राफ, एक रेखा के ऊपर एक रेखा वाला, ठीक है। दूसरा, और इसके क्या होते हैं, अनेक हल होते हैं। कितने हल होते हैं, अनेक। तो इसका मतलब पूछा गया ना, यहाँ कितने हल होंगे, ये पूछा गया। तो अपने को अनुपात इस प्रकार के प्राप्त हुए जिसमें सभी अनुपात सभी जोड़े बराबर है। ये भी a1 a2 वाला b1 b2 के बराबर है, b1 b2 और c1 c2 वाला भी आपस में बराबर है। तो यहाँ सभी जोड़े बराबर है, इसका मतलब यहाँ हल होंगे अनंत हल होंगे। कितने होंगे, अनंत। एक हल वाला नहीं है, अनंत। अनंत हल को क्या बोलते हैं, अपरिमित अनेक हल होंगे। तो इसका ऑप्शन क्या चाहेगा, बी। अनंत हल का मतलब अपरिमित रूप, ठीक है ना। परिमित जिसका माप पता हो, अपरिमित अनेक होगा जिसका पता नहीं, अनेक हल होगा, ठीक है ना। यहाँ पर अपरिमित अनेक हल होगा, यहाँ पर दो हल है नहीं, एक हल नहीं है, केवल एक नहीं, इसका आंसर बी होगा, ठीक है ना, अनेक हल होगा, ठीक है। इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट देखिए दूसरा, x प्लस वाई, पहली समीकरण है x प्लस वाई बराबर 3 है, दूसरी है x 2x माइनस वाई बराबर 3 है। इसका हल होगा, कौन सा हल होगा, अपने को ऑप्शन दे दिया, अपन इसको हल करने का तरीका क्या, ऑप्शन से एक एक करके उठा के रखेंगे इसके अंदर, एक समीकरण में और दूसरे समीकरण में। जैसे मैंने यहाँ से उठाया 2, ये x का मान है, ये y का, सारों में से ये, जैसे मैंने समीकरण एक ले ली, x प्लस वाई बराबर 3। अब मैंने x का मान ये 2 है, यहाँ 2 ले लिया, प्लस ये y का मान 3 है, यहाँ 3 ले लिया, ये 5 आ रहा है, ये 3 आ रहा है, दोनों उत्तर बराबर नहीं आ रहे, ठीक है ना। x और y का मान रख के जोड़ेंगे तो 3 आना चाहिए, लेकिन यहाँ 3 नहीं आ रहा, 5 आ रहा है, इसका मतलब ये इसका हल नहीं है। फिर क्या करेंगे, फिर ये लेंगे 3 और 2, तो x में 3 लिया, 2 लिया, इसको जोड़ा कितना है 5, ये भी 3 नहीं आ रहा, फिर क्या करेंगे बेटा, ये लेंगे 2 और 1, यहाँ 2 लिया, 1 लिया, तो देखो 2 और 1 3 हो रहा है, तो पता चल गया यहाँ 2 1 3 आ रहा है। तो अब ये मान इस समीकरण में रखो, यहाँ रखो 2, x में रखो 2, 2 इंटू 2 4, y में रखो 1, 4 में से घटा दो 3 आ रहा है, तो इसका आंसर चला जाएगा सी, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 3, समीकरण 5x माइनस वाई बराबर 5 है, किस हल के लिए संतुष्ट है। अब देखो यहाँ पर पूछा गया एक हल, मतलब यहाँ पर कौन सा हल है इसका, ये जो ऑप्शन दे रखा है कौन सा एक ऑप्शन इस समीकरण को संतुष्ट करेगा, हल होगा। हल बोले या संतुष्ट करे, दोनों प्रकार के प्रश्न एक किए, केवल चेंज हुआ तो क्या हुआ, यहाँ पर दोनों x y का मान दे रखा था, ठीक है ना, जब हल के लिए बोला गया था, और यहाँ पर संतुष्ट बोलने का मतलब होगा ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो मान दे रखा है वो एक एक करके यहाँ पर रखना है। क्या हो गया, y का हो गया, तो यहाँ x का 1 रखा, ये 1 यहाँ रखा, 5 की जगह है ना साथ में 5x, जैसे यहाँ रखा 5x माइनस y बराबर 5, 5 का 5 गुणा में x का मान 1 रखा, माइनस y का मान भी 1 रखा, और 5 आना चाहिए। अगर 5 आएगा तो इसका हल भी होगा, और जो हल होगा वो उसको संतुष्ट करेगा, ठीक है ना। 5 कम 5 माइनस 1, तो देख पा रहे हैं यहाँ 4 आ रहा है और यहाँ 5 आ रहा है, नहीं आ रहा, तो इसका हल नहीं है। दूसरा वाला देखा, अब मैं 2 रखा, 2 5 10 हो गए, ये हो गया 10, और y का मान 5, ये हो गया 5, तो यहाँ पर 5 रखो, तो घटाने पे देखो 5 आ रहा है, तो बिल्कुल ये इसको संतुष्ट कर रहा है, ये इसका हल है। तो ऑप्शन क्या चला जाएगा, बी ऑप्शन चला जाएगा, राइट, ओके। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 4, एक रबड़ तथा 5 पेंसिल का मूल्य 15 रुपए। एक रबड़ और 5 पेंसिल मिलाकर जब अपन खरीदते हैं तो उसके 15 रुपए लगते हैं, ठीक है ना। तो इसका बीज गणित रूप होगा, बीज गणित का रूप होगा मतलब इसकी समीकरण बनानी है 2 चर वाली। तो ऐसा सवाल है तो सीधा करना है, रबड़ के मूल्य को क्या माना है x, एक रबड़ का मूल्य क्या माना है x, पेंसिल के मूल्य क्या माना है y। तो एक रबड़ है तो 1 इंटू x
और 5 पेंसिल है तो 5 इंटू वाई, कितना मूल्य दोनों का मिलाकर 15 रुपए। तो ये होगा x, 1 इंटू एक्स क्या होगा 1x, 5 इंटू वाई कितना 5y इक्वल्स टू 15, 15 इक्वल्स टू 15। तो 5x प्लस x प्लस 5y बराबर 15। तो ये इसकी बीजगणितीय समीकरण बनी। तो देख लीजिए ये ऑप्शन किसमें है, x प्लस 5y बराबर 15, x प्लस 5y बराबर 15, ये अपना ऑप्शन सी चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, इससे लिखना पड़ेगा। जैसे मान लो ऑब्जेक्टिव में आ गया तो इस प्रकार से हो गया। अगर ये लिखित में आ गया ना, जो छोटा प्रश्न था वेरी शॉर्ट क्वेश्चन लिखित में लिखने वाला, तो उसमें लिखना पड़ेगा माना एक पेंसिल का मूल्य या एक रबड़ का मूल्य, जो भी यहाँ क्या है तो लिख देंगे। माना एक रबड़ का मूल्य बराबर x है, माना एक पेंसिल का मूल्य y है प्रश्नानुसार। ठीक है ना, एक पेंसिल और 5 रबड़ का मूल्य, इस प्रकार से अपन लिख सकते हैं। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। ये हो गया अपना 4। प्रश्न 5वां। अब देखिए स्टार लगा देते हैं इस प्रश्न पे। ये बहुत बार पूछा जाता है ऐसा वाला, और ऐसा वाला प्रश्न भी बहुत बार पूछा जाता है। कौन सा इसका संतुष्ट हल होगा या क्या हल होंगे, ये दोनों प्रकार के। ठीक है, तो मैंने कहा था ना जो टेबल है, जो अपन टेबल की है जिसमें 3 रूप थे अनुपातों के, जब पहले 2 जोड़े बराबर नहीं हो, जैसे a1 a2 b1 b2 बराबर नहीं है ना। दूसरा वाला a1 a2 b1 b2 और c1 c2 सब बराबर है। तीसरा वाला a1 a2 b1 b2 बराबर है लेकिन b1 b2 और c1 c2 बराबर नहीं है। वो 3 समीकरण युग्म के अनुपातों की तुलना अपन ने टेबल में सीखी थी, वो बहुत ही कारगर साबित होंगे। अभी देखना कैसे, यहाँ पर तो उसी टेबल के द्वारा अपन बता पा रहे हैं कि इसके अनेक हल होंगे। ठीक है ना, अब उसी टेबल के द्वारा अपने को ही पता चलेगा। लिखा है ना k का मान बताए, k का मान बताना है, और यहाँ पर समीकरण दे दी ये पहली और ये समीकरण दे दी दूसरी। ये पहली समीकरण है, ये दूसरी समीकरण है। अब कंडीशन क्या देखिए, किस प्रकार का अनुपात दे रखा है यहाँ पे, यहाँ दे रखा है कोई हल नहीं। अब बता कोई हल नहीं का अनुपात क्या होता है, उसी टेबल के अनुसार जो अपने टेबल बनाई थी सारणी, उस सारणी में ना कोई हल नहीं, उसका ये होता है जब a1 a2 b1 b2 ये तो बराबर होते हैं, लेकिन c1 c2 और b1 b2 बराबर नहीं होते। ऐसा जब अनुपातों की तुलना आती है, पहला जोड़ा बराबर है दूसरा जोड़ा बराबर नहीं है। 3 कंडीशन है बेटा। कैसे, पहली कंडीशन देखो ये, जब पहला जोड़ा बराबर हो, इसके लिए प्रतिच्छेद वाला और एक हल वाला। ठीक है ना, दूसरा क्या होता है, ये भी बराबर हो, c1 c2 भी बराबर हो, सब बराबर हो, तो मतलब संपाती रेखा वाला, एक के ऊपर एक रेखा, एक ग्राफ के ऊपर एक, मतलब ग्राफ में एक रेखा के ऊपर दूसरी रेखा। ठीक है ना, इसको बोलते हैं संपाती रेखा, अनेक हल होंगे। ठीक है ना, और तीसरा जो यहाँ पर बोला गया कोई हल नहीं, जिसमें पहले 2 जोड़े बराबर है लेकिन लास्ट वाले दोनों क्या है बराबर नहीं है। ये पहला जोड़ा बराबर है, दूसरा जोड़ा बराबर नहीं है, इसको बोलते हैं कोई हल नहीं। अब देखिए यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पर समीकरण ये 3x, y को उधर लेके आ जाएंगे तो माइनस का y। ठीक है ना, एक उधर लेके आ जाएंगे माइनस का 1 बराबर 0। ठीक इसी प्रकार से यहाँ करेंगे। ये हो गया अपना a1, ये पूरा हो गया a, क्योंकि समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है ax by और c, वही रूप यहाँ देखो, ये पूरा a है, ax प्लस by और ये पूरा c है, तो इसको उधर लेके आ जाएंगे। ठीक है ना, तो हो गया 2k माइनस 1 x, फिर है प्लस का y, इसको उधर लेके आ जाएगा, उधर ये वाला प्लस का, इधर क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा 2k प्लस 1 बराबर 0। तो अपन देखो जब व्यापक रूप लिखेंगे तो देखो ax by और c बराबर 0, यहाँ पर ax by और 0 बराबर ये c और बराबर 0, c बराबर 0। तो अपन देख पा रहे हैं ये हो गया a1, ये पूरा हो गया a2, ये पूरा a2, ये a1, ये हो गया इसके साथ कुछ नहीं तो b1 1, ये हो गया b1 2। ठीक है ना, b2 भी क्या हो जाएगा 1, b1 भी हो गया 1 और b2 भी क्या हो जाएगा 1। अब देख लेते हैं, यहाँ पर तो बराबर है ही नहीं, मतलब समीकरण बन रही है, यहाँ बन रही है बराबर का चिन्ह, तो इसमें त्रिज्यी गुणा साथ जाएगा। तो अपने को केवल a1 a2 b1 b2 चाहिए, यहाँ बराबर नहीं है तो यहाँ तो समीकरण नहीं बनेगी, हल नहीं होगा। तो k का मान निकाल तो अपन यहाँ से निकालेंगे। a1 का मान क्या है 3, a1 कितने हैं 3 पहले समीकरण से। दूसरे समीकरण में देखो x को हटा दो, x को हटाने में क्या बचा, अब x को हटाने जो बचा ना वो a2 का मान है, पूरा का पूरा a2 का मान है, तो यहाँ जाएगा 2k माइनस 1 बराबर b1 क्या है माइनस का 1, b1 क्या है बेटा माइनस का 1, और b2 क्या है, b2 में कुछ नहीं है तो प्लस का 1। ठीक है ना, अब देखो इसको हल करते हैं आगे। अब क्या करेंगे तिरछे गुणा, इसकी गुणा इससे, इसकी गुणा इससे। ठीक है ना, तो माइनस 1 वाला गुणा करेंगे इन दोनों से 2k माइनस 1, फिर 3 वाला इससे गुणा करेगा तो माइनस 1 इंटू 2k करेंगे तो माइनस का 2k,
माइनस इंटू माइनस करेंगे तो प्लस का 1, 3 इंटू 1 3, ठीक है, माइनस का 2k बराबर 3, ये प्लस के उधर से क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो माइनस का 2k बराबर 2, k बराबर 2, माइनस का 2 गुणा में था, माइनस का 2 भाग में चला गया, तो इस प्रकार से 2 से 2 कट गया, 1 आया, वो भी किसका माइनस का, तो k का मान आया माइनस का 1, तो ऑप्शन नंबर डी में राइट आंसर है माइनस का 1, ठीक है। चलो नेक्स्ट चलते हैं, नोट कर लीजिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, समीकरण 2x + 3y बराबर 11 में y का प्रतिस्थापन रूप क्या होगा, मतलब y की जगह पर रखने वाला रूप क्या होगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे अपन, ये समीकरण लेंगे 2x + 3y बराबर 11, y का पूछा है, इसका मतलब y रखना है, x को उधर भेजना है। अगर x का पूछता तो x को उधर रखते, y को उधर पक्षांतर करते हैं ना, इसमें y का पूछा है तो y यहाँ रहेगा 3y बराबर 11, 2x इधर प्लस में उधर चला जाएगा माइनस में, फिर y बराबर 11 माइनस 2x, यहाँ 3 गुणा में पक्षांतर करेंगे उधर RHS में तो वो भाग में चला गया, तो क्या बना रूप, y का प्रतिस्थापन रूप बना 11 माइनस 2x बटा 3, कहाँ पर है ये रहा, y बराबर 11 माइनस 2x बटा 3, तो ऑप्शन बी राइट होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट प्रश्न पर, समीकरण 4x + 3y - k बराबर 0 का हल 3 - 2 है, तो k का मान बताइए, मतलब यहाँ पर ये x का मान दे दिया और ये y का मान दे दिया, k का मान पूछा है और ये समीकरण दे दिए, तो अपने को करना क्या है, इस समीकरण में जहाँ x है वहाँ 3 रखेंगे और जहाँ y है वहाँ -2 रखेंगे, तो देखो ये 4x, यहाँ x की जगह क्या रखेंगे 3 प्लस 3 y में क्या रखेंगे -2 बराबर नहीं सॉरी -k बराबर 0, तो 3 × 4 कर 12 आ गया, प्लस इंटू माइनस माइनस होगा, अलग अलग चिन्ह गुणा करोगे माइनस होगा, 3 × 2 6 माइनस का k बराबर 0, 12 में से कम करेंगे 6 कितना 6 -k बराबर 0 आ गया, ठीक है। अब क्या करेंगे माइनस k ना उधर भेज देंगे, तो ये हो गया 6 बराबर k, 6 इधर रह जाएगा, k का पक्षांतर कर दिया उधर माइनस में था, इधर k उधर चला गया प्लस का हो गया, तो k बराबर कितना आ गया, k बराबर आ गया 0, सॉरी k बराबर आ गया 6, तो k का मान क्या हुआ प्लस का 6, यहाँ देखो माइनस का भी 6 है प्लस का भी 6 है, तो k बराबर क्या है प्लस का 6, आंसर राइट, सी ऑप्शन राइट, ठीक है। चलो प्रश्न नंबर 8 पे चलता है, दो संख्या का अंतर 26 है, बीजगणित रूप बनाना है। बीजगणित रूप मैंने बताया था एक ऐसा प्रश्न आएगा, चाहे वो ऑब्जेक्टिव हो चाहे वो वेरी शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर आओ, ठीक है ना, समीकरण बनानी केवल क्या बनाना है समीकरण, तो एक ऐसा प्रश्न आएगा समीकरण बनाने वाला, ठीक है। तो देख लेते हैं, दो संख्या पूछिए, अपने को संख्या पता ही नहीं, जैसे मान लो एक संख्या ये है और एक संख्या ये है, इन दोनों संख्या का अंतर है इसलिए माइनस करेंगे, वो कितना आएगा 26 आएगा। अब वो संख्या नहीं पता तो एक को x मान लो दूसरे को y मान लो, तो क्या बना x - y बराबर 26, ऐसा कहाँ पर है ये रहा x - y बराबर 26, ऑप्शन बी, ठीक है। चलो प्रश्न नंबर 9 पर, यहाँ पर क्या है, दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल करने की विधि कौन कौन सी है। दो चर वाले रैखिक समीकरण हल करने की 4 विधियां, कितनी विधियां 4, नंबर 1 प्रतिस्थापन विधि, नंबर 2 विलोपन विधि, नंबर 3 ग्राफ विधि, नंबर 4 वज्र गुणन विधि, और इसका ऑप्शन क्या होगा उपयुक्त सभी। ये सारी विधियां जो है कौन सी है, रैखिक समीकरण को हल करने की विधियां, ठीक है, ऑप्शन डी राइट आंसर, ये वाला डी, ठीक है। ओके नेक्स्ट, रैखिक समीकरण की घात, जैसे बताया गया था चर की अधिकतम घात उसके अनुसार उसका नाम होता है, जैसे यहाँ पर रैखिक समीकरण बोला गया तो मतलब चर की घात 1 होती है तो उसका नाम होता है रैखिक समीकरण, ठीक है ना, रैखिक, तो इसके मतलब यहाँ पर रैखिक समीकरण पूछा गया तो इसकी मतलब घात क्या होगी 1 होगी घात, ठीक है ना, और जब घात 2 होगी तो उसको बोलेंगे द्विघात समीकरण, ठीक है, द्विघात वाले की 2 घात होगी, त्रिघात वाले की 3 घात होगी, रैखिक समीकरण की घात 1 होगी। नेक्स्ट, यदि समीकरण ये दे दिया अपने को, समीकरण का दे दिया रूप ये y बराबर mx + 3 है और बोला गया x बराबर -2 है, तो जहाँ x है वहाँ रखेंगे -2 और y जहाँ वहाँ क्या रखेंगे 5, प्रतिस्थापन का मतलब रखना, y की जगह रखना और x की जगह रखना, तो x की जगह -2 रखेंगे तो यहाँ आ जाएगा -2 + 3 बराबर, और y की जगह प्रतिस्थापित करना मतलब y की जगह रखना है क्या 5, ये 5 रख देंगे। अब क्या करेंगे 5, ये जो है ना +3 इधर लेके आ जाओगे क्या हो जाएगा -3 हो जाएगा बराबर, इसको गुणा करके क्या आ जाएगा, इसको ऐसे रहने देते हैं, ठीक है, 5 में 3 घटा कितना आ गया 2 बराबर m - 2। अब क्या करेंगे 2 गुणा में
2 माइनस का 2 इधर m के साथ गुणा कर रहे हैं, तो -2 को इधर पक्षांतर करके आ जाएगा, भाग में हो जाएगा 2 -2, यहाँ गुणा में था -2 भाग में आ गया, बराबर में m। 2 से 2 काट देंगे, 1 आ गया, 2 से 2 कट गया, 1 माइनस का आ गया, तो m का मान क्या चला गया बेटा, m का मान आ गया -1। तो देखो क्या ऑप्शन, m का मान -1, ये रहा m का मान -1, राइट आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न नंबर 11 हो चुका है और यहाँ पर हो गया। ठीक है, तो देखो बच्चों, इस चैप्टर में से जो भी सिलेक्टेड क्वेश्चन थे वो यहाँ पर मैंने कराए, और जो आने की संभावना भी है, जैसे कि a का मान वाला आ सकता है, और समीकरण के संतुष्ट हल बताइए या समीकरण का हल बताइए, ये पूछा जा सकता है। बीजगणित रूप क्या होगा, ये पूछा जा सकता है। और वो जो सारणी थी ना, a1 a2 b1 b2 बराबर नहीं है, उस सारणी में से 1% पक्का उठेगा, चाहे वो ऑब्जेक्टिव में से पूछे या फिर खालिस्तान वाले में पूछे, अपने को रूप दे देगा, पूछ लेगा किस प्रकार का ग्राफ बनेगा, कितने हल होंगे, संगत होगा क्या संगत, सारा कुछ उसमें कुछ पूछ सकते हैं। वो टेबल भी अपने को अच्छे से याद होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट, अब जो अपना नेक्स्ट पर्सन होगा, यहाँ पर तो मैंने एमसीक्यूज करा दिया ऑब्जेक्टिव। अब नेक्स्ट जो क्लास होगी अपनी, ठीक है, तो उसके अंदर इसी चैप्टर के वेरी शॉर्ट और जो लॉन्ग क्वेश्चन टाइप है, लॉन्ग टाइप क्वेश्चन के जो बड़े प्रश्न भी आ सकते हैं या छोटे क्वेश्चन जो भी है, नेक्स्ट जो क्लास है उस पर होगी। ठीक है ना, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जब तक के लिए धन्यवाद, गुड नाइट, बेस्ट ऑफ लक आगे के एग्जाम के लिए भी।